हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो एक हमारे लिए एक नया एक्ट है, जिसको पीटी के पर्पज से अगर हम पढ़ेंगे तो जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपके लिए, और जहाँ मेंस की बात करोगे आप तो वहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन 10 से 20 मार्क्स के हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहले वीडियो के अंदर हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं। तो जहाँ तक बात है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हम लोग अगर सबसे पहले बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 7 और सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 तक आपका वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, वहाँ से उनको हटा के एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका चैप्टर नंबर 11 से 266 से 238 टू 266 आपके सेक्शन नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो वहाँ से रिबिल्ड करके हमने द पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डाल रखे हैं। वैसा ही यहाँ पे है कि एक स्पेसिफिकली जिन चीज़ों के साथ डील करने वाले जो प्रोविजन है जो आपके पहले कंटेन करते थे चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उनको वहाँ से रिबिल्ड किया और अलग से एक एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो टोटली जब सबसे पहले बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका यही है क्योंकि ओरिजिनल जो आपका ओरिजिन है वो बात कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, जो है आपका इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका 1893, जिसपे टोटली जो अपना सेल्स ऑफ गुड्स इंडिया का है वो बेस्ड है इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स 1893 के ऊपर। तो ये इसके मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर बोल सकते हो। फिर आप बात करोगे कि जहाँ तक बात है आपके गुड्स की, जैसा कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स वर्ड अपने आप में बता रहा है गुड्स किनको बताओगे, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी, और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अलग से एक एक्ट है आपका टीपीए, जिसके अंदर उनको डील किया जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको आप बोलोगे सेल्स ऑफ गुड्स के लिए आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। इस मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो डील करना है। इसी वजह से इस एक्ट को हमने बोलना है स्पेसिफिक लॉ। स्पेसिफिक लॉ जो मतलब किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ डील करता हो। अब 2 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इनमें से जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद आपकी बात आ जाती है एक्ट नंबर की, जो आपका पीटी में कई बार पूछा गया कई पेपर्स के अंदर कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो डैश ऑफ 1930 कौन से नंबर का है। ये आपका एक्ट नंबर 3 है 1930 और आपका एक्ट नंबर 3। उसके बाद बात करते हैं कि इस एक्ट की एसेंट कब आई, वो बात कर रहा है 15 मार्च 1930 को इसकी एसेंट पास हो गई थी। उसके बाद इसको एनफोर्समेंट में लेने के लिए जिसमें परमिशन मिली कि अब ये जो ड्राफ्ट बिल है ये कम्प्लीटली आपका जो एडिक्वेट है इंडियन सिचुएशन के हिसाब से, तो हम लोग इसको अब एनफोर्समेंट में लेके आ सकते हैं। अब वो एनफोर्समेंट की डेट हम लोग अगर देखें तो वो आपकी 1 जुलाई 1930 को, 1 जुलाई 1930 को इसकी एनफोर्समेंट में आ गया। उसके बाद बात कर रहे हैं कि एप्लीकेबिलिटी की, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, वो आपका बात कर रहा है होल ऑफ इंडिया। पहले आपका एक्सेप्ट JNK था, जो अभी रीऑर्गेनाइजेशन जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत उसको रिपील्ड कर दिया गया, वहाँ से इसको हटाया, जिसका सीरियल नंबर 96 और सेक्शन नंबर 95 एंड 6 के तहत इसको वहाँ से रिपील्ड कर दिया गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करोगे कि ये जो एक्ट है आपका वो किस तरीके की ऑपरेशन में रहता है, प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा है, तो ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली वो आपका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात कर रहा है कि जिस दिन से आपका ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया उसके बाद से जितने डिस्प्यूट आएंगे रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स, उनके रिकॉर्डिंग आपके इनके अकॉर्डिंग जो भी आपके डिस्प्यूट आएंगे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप कौन से प्रोविजन को अप्लाई करोगे, जो आपका इंडिया का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का। एक और चीज़, जब आपका ओरिजिनली जब इस एक्ट को पास किया गया तो उस टाइम पे ये इसका नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन बाद में 1963 में इसकी एक अमेंडमेंट आई जिसमें इंडियन वर्ड को ओमिट कर दिया और उसके बाद ये बन गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट इसका है कि जब आप बात करोगे इस पूरे एक्ट की, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि कितने सेक्शन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, कितने चैप्टर हैं। तो जो सेक्शन नंबर है वो आपकी बात करें टोटल 66 कि इस पूरे एक्ट के अंदर 66 सेक्शन हैं, जिनके अंदर 2 सेक्शन आपके, जिनमें से एक सेक्शन आपका है 1938 के अंदर रिपीट किया गया
सेक्शन नंबर 65 को, जो 65 नंबर का सेक्शन है उसको रिपीट कर दिया गया 1998 में। और उसके बाद एक अमेंडमेंट जो 1963 की थी उसके अंदर एक नया एक्ट जो सेक्शन नंबर है वो ऐड किया गया, वो था 64 ए को इंसर्ट कर दिया 1963 के अमेंडमेंट में। अब यहाँ पे जब सेल्स ऑफ गुड्स की बात करोगे तो उस जगह पे क्या की चीज़ है कि एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, एक एग्रीमेंट टू सेल है। मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करोगे वो आपके एग्जिस्टिंग गुड्स की बात कर रहा है कि आज जो प्रॉपर्टी आपके पास प्रेजेंट में आपके पास एग्जिस्टिंग में है उसको अगर आप बेचने के लिए कोई किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कंसीडरेशन के ऊपर मैं इसको बेचने के लिए रेडी हूँ, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। और जो प्रॉपर्टी आपकी फ्यूचर में आनी है जिसका मैन्युफैक्चर अभी करना बाकी वो अभी आपके पास अभी है नहीं, उस प्रॉपर्टी के लिए जब भी आप बेचने के लिए हाँ करोगे वो आपका एग्रीमेंट टू सेल है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो आपका राइट इन रैम है, और जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है वो आपका राइट इन पर्सोनम की बात कर रहा है। जो आपका राइट इन रैम है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है जिसके अंदर आप बात करो राइट इन पर्सोनम की, वो आपका बात कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। अब जब आपने एग्रीमेंट किया इसका मतलब आपने सिर्फ एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रखी कि इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर डेट को मैं ये चीज़ आपको बेचने के लिए रेडी हूँ, तो वो जो राइट आपका है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपका एराइज हो रहा है। जब आपने कोई ऑफर कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, तो वो आपका अगेंस्ट द होल वर्ल्ड की बात करेगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब एक नई चीज़ इसके अंदर है जो आपका वर्ड गुड्स है, इसको भी हमने स्पेसिफाइड कर लेना कि किस तरीके की गुड्स हैं। गुड्स की जो आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसके अंदर आप किन चीज़ों को इंक्लूड करोगे, गुड्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी कितनी है, उनको क्लासिफिकेशन जिसको आप बोलोगे कि जिनको आपने गुड्स की क्लासिफिकेशन कर लेना है उनको हम लोग आज पढ़ लेंगे। तो जो आपकी जो गुड्स की डेफिनेशन है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन किन चीज़ों को आपने एक्सक्लूड कर देना है उन चीज़ों को। इंक्लूड करने वाली चीज़ें कौन कौन सी आपकी है जो आप गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करोगे? वो पहली चीज़ आपकी आ जाती है ग्रोइंग क्रॉप्स, सेकंड आपकी है स्टैंडिंग टिम्बर, और थर्ड आपका है ग्रास। पहले ये सब आपके टीपीए के अंदर जो गुड आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके अंदर इंक्लूड कर रहे थे। जैसे आपका जो भी आपका ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, फसलें आपकी खेत में खड़ी है, वो एक तरीके से अगर देखोगे वो आपकी इमूवेबल है, लेकिन वो क्या है सीवरेबल चीज़ें हैं जिनको आप जमीन से अलग कर सकते हो, उनकी बात कर रहे हो। ग्रोइंग क्रॉप्स जो आपके अभी तक क्रॉप्स की बात है, दूसरा आपका स्टैंडिंग टिम्बर है, टिम्बर के लिए जो भी आपका स्टैंडिंग जो भी ट्री होगा खेत के अंदर वो, और ग्रास। ये अभी तक तो क्या है कि एक फास्टन टू द अर्थ है, लेकिन क्या होगा कि इनको आप सीवियर कर सकते हो, इसी वजह से इनको आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिया, क्योंकि गुड्स जो है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो जो भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो सेक्शन के अंदर आप पहले देख लोगे कि जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपकी अब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जो टीपीए एक्ट है उसने अपने आप से इन तीनों चीज़ों को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से रिमूव कर दिया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका है ओल्ड करेंसी, और फिफ्थ आपका वोटर। अब जो ये ओल्ड करेंसी है वो क्या, बहुत सारे लोगों का आपने शौक देखा होगा कि पुराने जितने भी नोट हैं, पुराने जितने सिक्के हैं, उनको एक महंगे दाम पे खरीद रहे हैं। एक्चुअल में वो 1 रुपये का सिक्का है पुराने वाला, उसको आप खरीद रहे हो 100 रुपये में। तो वो क्या है, जिन चीज़ों को आप खरीद सकते हो अपनी तरफ से जो आपकी एग्जिस्टिंग करेंसी है उसको यूज़ करके, तो वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। क्योंकि जो आपने एग्रीमेंट करना है कोई भी चीज़ खरीदने का, उसके लिए आपको प्राइस देना पड़ेगा, वो आपकी कंसिडरेशन है। अब जो प्राइस अगर दे रहे हो ओल्ड करेंसी के लिए, अब ओल्ड करेंसी आप पुरानी करेंसी जो अभी तक आज के टाइम में वो जो आपकी बंद हो चुकी है, जो आपके आज के टाइम में चलन में नहीं है, उन सब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो,
वो सारे आपकी जो करेंसी है उनको आप गुड्स की डेफिनेशन में लेके आओगे, क्योंकि उनको आप खरीद सकते हो किसी अदर जो आपकी अभी के टाइम पे चलन में जो आपकी करेंसी है उनको यूज करके, तो वो भी आपकी मूवेबल गुड्स के अंदर आएगा। फिर बात करें आपका फिफ्थ पॉइंट, वाटर एंड गैस, ये भी आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। हाँ, ऊपर वाले जो ओल्ड करेंसी है उसको आपने कोई पुराना सिक्का है उसको आपने खरीद लिया, खरीद के आप उस पुराने वाले सिक्के को क्या है कि फर्दर यूज नहीं कर सकते कि किसी अदर एग्जिस्टिंग किसी भी अदर गुड्स को खरीदने के लिए। अदर गुड्स को आपने जब भी खरीदना है उसके लिए आपको जो करंट करेंसी है उन्हीं को यूज करना पड़ेगा। ओल्ड करेंसी आपने खरीद ली है उसको आप फर्दर यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप रिटेन करके रख सकते हो जो आपके शौक पूरे करने हैं उसके लिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के साथ किनको इंक्लूड करोगे आप? पेटेंट, कॉपीराइट और आपकी गुडविल। ये भी आपके क्या है एक गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी, ये सब आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका है स्टॉक, शेयर एंड डिबेंचर। ये जब भी आप कंपनी के अंदर जो आपके शेयर हैं, कंपनी के अंदर जो आपके स्टॉक्स हैं और जो डिबेंचर हैं वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो गुड्स हैं उनके अंदर आप इंक्लूड कर लोगे। अब जब बात एक्सक्लूड की कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या एक्सक्लूड करोगे, उनमें बात आ रही है पहले आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, सेकंड आप क्या करोगे जो एक्शनेबल क्लेम है उनको, और तीसरा जो आपकी करेंसी है मनी वो। जो ठीक है बता रहे हैं इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जनरली हमने देख लिया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप जो आपका एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स को डील नहीं करना। इसका मतलब जो गुड्स की डेफिनेशन है उसमें से हम लोग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको रिमूव कर देंगे। सेकेंड पॉइंट आपको बात कर रहा है एक्शनेबल क्लेम की। जो भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स होंगे उनको भी आपने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा है। और लास्ट पॉइंट आपका है मनी एंड क्रेडिट। इन सबको हमें क्या है कि एक्सक्लूड करना है गुड्स की डेफिनेशन से, मतलब इन चीज़ों को हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे, इन सब चीज़ों को अपने गुड्स से मान लेना है। तो इसमें एक्शनेबल क्लेम जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब एक्शनेबल क्लेम है क्या चीज़, इसको हमने समझना है। इसको आप अनसिक्योर्ड डेट भी बोलते हैं कि आपका जहाँ पे किसी बंदे को आपने डेट दे रखी है, अब वो पैसे आपके अनसिक्योर्ड हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ आपको वापस मिलेगी, तो वो चीज़ आपकी एक्शनेबल क्लेम में है, अनसिक्योर्ड डेट। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ सोचें कि आपने बहुत सारा पैसा अपने रिलेटिव्स को दे दिया, एक दोस्त हैं उनको आपने बहुत सारे पैसे दे दिए, बोलते हैं कि मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूँगा। उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, उसके एक ब्लैंक आपने पोस्ट डेटेड कोई चेक था वो आपने उससे ले लिया। अब क्या करोगे, जब भी उसने आप पैसे मांगने गए उसने मना कर दिया, बोलते भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब क्या करोगे, जो आपके पास चेक रखा हुआ था वो आप बैंक में लगा दोगे, वो फर्दर क्या हो रहा है बाद में आपका डिसऑनर होके आ गया। अब आप क्या कर सकते हो उसके खिलाफ, पोस्ट डेटेड जो आपके पास चेक था वो आपने लगा लिया, वो आपका डिसऑनर हो चुका, उसके खिलाफ या तो NI एक्ट में जाके आप प्रोसीडिंग कुछ करवाओगे, लेकिन क्या है कि वो जो चीज़ है वो आपका पैसा उस सिचुएशन में डबल आपकी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि अगर आप NI एक्ट के अंदर जाओगे तो आपके पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको पैसे मिल सकते हैं उसके तहत या फिर नहीं भी मिले, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 100% आपकी श्योरिटी नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, आपका जो पैसा दे रखा है वो पैसा आपका डूब सकता है, तो इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डेट, जहाँ पे आपके चांसेस ऐसे हों जिनके अंदर आपके जो डेट जो आपने दिया था वो आपका इनसिक्योर्ड है, जहाँ पे कोई
सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है कि वो चीज़ मेरे को वापस एज इट इज़ मिलने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आप एक्शनेबल क्लेम को मान लोगे। जैसे वर्ड ही बता रहा है एक्शन एबल, जिस चीज़ के खिलाफ, मतलब ऐसा कोई क्लेम जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, वो सारा। तो जहाँ पे आपने पैसे दिए उसको वो पैसे दे नहीं रहा तो आप कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ जा सकते हो, मतलब एक्शन लेने योग्य, एक्शनेबल क्लेम। तो इन्हीं की बात करोगे, वो आपका इसी वजह से इसको हमने क्या है अनसिक्योर्ड डेट की डेफिनेशन में डाल दिया है, जिसका अनसिक्योर्ड का दूसरा नाम जो आपका है एक्शनेबल क्लेम। अब उसके बाद एक चीज आती है कि ये वाले जो डेट्स हैं आपके अनसिक्योर्ड डेट, उनको आप क्या कर सकते हो, असाइन भी कर सकते हो किसी दूसरे बंदे को। आप उसको असाइन करके, उसके अंदर दो पार्टीज होती हैं असाइनमेंट के अंदर, या तो आपका असाइनर होगा या फिर असाइनी। तो जो असाइनर है वो कौन होगा, वन हु असाइन हिज राइट इन द फेवर ऑफ असाइनी, एक बंदा जिसने अपना राइट असाइनी के फेवर के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, उसको आप बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ द डेट्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कितने प्रकार की हैं, जो चीज़ आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स है कि आपकी आज के टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रही है वो, दूसरी आपकी फ्यूचर गुड्स जो आपकी मैन्युफैक्चर होनी है, आज आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, आने वाले टाइम में आपके पास वो आने वाली है। या फिर वो चीज़, उनके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि या तो आप प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करोगे उस टाइम पे, मैन्युफैक्चर कर दोगे उस टाइम तक, जैसे एक ऑर्नामेंट्स बनाने वाले ज्वेलर्स हैं, अब ज्वेलर को आप पहले ऑर्डर दे के आओगे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपको, वो ऑर्नामेंट आपको बना के देंगे, तो वो आपकी फ्यूचर गुड्स की बात कर रहा है। और तीसरा आपका है कंटिजेंट गुड्स, जो आपकी किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ सकती है, जिस केस में क्या होगा कि जो बायर है वो सेलर को शो नहीं कर सकता कि आपने वो प्रॉपर्टी मेरे को डिलीवर क्यों नहीं करी उस टाइम पे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आज का टॉपिक यही हमारा था, सिविल सपोर्ट्स को हमने स्टार्ट कर लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, और गुड्स की डेफिनेशन जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो देख लिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर वीडियोस के लिए, और जो सब्सक्रिप्शन के बाद आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।